हेलो एवरीवन। अच्छा, आज की बात जो है वो पार्टनर वीज़ा के हवाले से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पार्टनर वीज़ा आप कितने तरह के कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने पार्टनर को लेके आ सकते हैं। तो क्या मैरिज के बगैर भी पार्टनर वीज़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, मेनली 4 वीज़ाज़ हैं जो कि पार्टनर वीज़ाज़ को आप अप्रोच कर सकते हैं। एक है सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा, जो कि फियांसी वीज़ा भी कहलाता है। अब ये जो फियांसी वीज़ा है, इसके लिए शादी की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर आपकी इंगेजमेंट हुई है, आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप इन पर्सन मिल चुके हैं, आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीज़न हैं, तो आप ये प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सब क्लास 300 है, इसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है अभी 5 से 6 महीने लगते हैं। 9 महीने के लिए ग्रांट होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके इसी अरसे के दौरान आपने शादी करनी होती है, शादी करके आपने पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक और पार्टनर वीज़ा है, वो है न्यूजीलैंड सिटीज़न का पार्टनर वीज़ा। न्यूजीलैंड सिटीज़न का पार्टनर वीज़ा जो है, उसके हवाले से अगर बात की जाए, वो है सब क्लास 461। ये टेम्परेरी इन नेचर है और ये वही कर सकता है कि न्यूजीलैंड में जो न्यूजीलैंड सिटीज़न आया और ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया में आके रहा, तो वो अपने जो पार्टनर को अप्लाई कर सकता है सब क्लास 461। तो ये टेम्परेरी वीज़ा है, 5 साल के लिए ग्रांट किया जाता है। इसके अलावा बात की जाती है कि पार्टनर वीज़ा जो कि सब क्लास, जो ऑफशोर पार्टनर वीज़ा है और ऑनशोर पार्टनर वीज़ा है। ऑफशोर पार्टनर वीज़ा जो है, ऑफशोर पार्टनर वीज़ा के लिए सब क्लास 309 और 100 किया जाता है। 309 के लिए ज़रूरी है कि आपकी या आप शादी हो गई हो या आप डिफैक्टो रिलेशनशिप में हो। शादी के हवाले से बात यह है कि अगर शादी हो गई तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर का ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन होना ज़रूरी है, वो स्पॉन्सर होगा। अच्छा, जो ऑफशोर वीज़ा है, ऑफशोर वीज़ा के अंदर आप अगर शादी हो गई तो फ़ौरन बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कब कर सकते हैं। भाई, अगर मैरिज हो गई तो आपको वो 12 महीने वाली जो कंडीशन है उसको मीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए डिफरेंट जो आपको एस्पेक्ट्स भी दिखाने होते हैं। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट आपस में क्या है दोनों पार्टनर्स की। इसके अलावा नेचर ऑफ द हाउस होल्ड, हु इज़ डूइंग व्हाट, इसको भी दिखाना ज़रूरी है। सोशल एस्पेक्ट भी दिखाना है। सोशल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपको लोग कितने जानते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप है। कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप कंटिन्यूअस है। इसके अलावा आपको जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप दिखाना है, यानी आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है और ये आपका एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ। ये ऑफशोर के हवाले से आपको चीज़ें दिखानी होती है। मैं आगे चल के बात करता हूं कि एविडेंसेस क्या क्या चाहिए होते हैं। अच्छा, ऑनशोर के हवाले से भी यही है कि आप या डिफैक्टो रिलेशनशिप पे हों या मैरिड हों। डिफैक्टो रिलेशनशिप की बात अगर की जाए तो अगर आप 12 महीने से इकट्ठे रह रहे हैं एक ही एड्रेस के ऊपर और आपके ये सारे एस्पेक्ट जिनकी मैंने बात की, उनको अगर आप मीट करते हैं तो आपको दिखाना होता है कि आप 12 महीने से इनको मीट कर पा रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन पार्टनर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, इसके लिए स्पॉन्सर का पार्ट होना, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होना, परमानेंट रेजिडेंट होना या न्यूजीलैंड एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप अपना डिफैक्टो रिलेशनशिप को रजिस्टर करवा लेते हैं तो ये 12 महीने की जो कंडीशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। यानी अगर आप 12 महीने से नहीं भी रह रहे, आपने अपना रिलेशनशिप को रजिस्टर करवा लिया, तो 12 महीने आपको नहीं शो करना पड़ता कि आप 12 महीने से रह रहे हैं। इससे कम अरसे से भी रह रहे हैं तो आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैरिड हैं तो मैरिड अगर आप थर्ड कंट्री में भी हुए हैं, मिसाल के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं लेकिन आपकी शादी कहीं और मुल्क में भी हुआ है जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है और ऑस्ट्रेलिया में भी ये एक्सेप्टेबल होगी। यानी अगर आप पाकिस्तान में आपकी शादी हुई है और आप दोनों अब आ गए ऑस्ट्रेलिया में, तो आप पार्टनर वीज़ा ऑनशोर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में भी हुई है तो इसी तरह कर सकते हैं। बेशक आप ऑस्ट्रेलिया में भी रह के शादी होती है तो आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये 2 स्टेजेस वीज़ा होता है आमतौर पे। 2 स्टेजेस से मुराद ये है कि पहला टेम्परेरी प्रोविजनल है और दूसरा जो है परमानेंट। पहला टेम्परेरी प्रोविजनल का मतलब ये है कि आप मेडिकेयर के लिए भी इंटाइटल्ड तो होते ही होते हैं। 5 साल के लिए आपको ग्रांट होता है जो वीज़ा होल्डर है, और दूसरा वीज़ा के लिए जो परमानेंट स्टेज है उसके लिए आप जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? आप जब आपके 2 साल हो जाएं और आपने जब पहली स्टेज को अप्लाई किया, वहां से 2 साल आपके हो जाएं, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट से 2 साल कंप्लीट हो गए, तो आप परमानेंट स्टेज को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों सूरतों में है। आमतौर पे क्या होता है कि आपको पहला वीज़ा स्टेज आपकी अप्लाई हुई, दूसरा आप बाद में अप्लाई करते हैं अलग से। समटाइम्स ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे अगर ऑनशोर या ऑफशोर वीज़ा फॉर सम रीजंस, XYZ रीजंस की वजह से 2 साल तक आपको ग्रांट नहीं हुआ, तो आपको दोनों की दोनों स्टेजेस जो है ना वो ग्रांट हो जाती हैं और आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। इसके बाद इसी को आप अगर लेके चले आगे सिटीजनशिप तक ये जाता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं और इन सब के अंदर एस्पेक्ट को जो है कवर करना पड़ता है। वही सोशल एस्पेक्ट है, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप है, जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप है, सोशल एस्पेक्ट है। इस सब के लिए आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब ये, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, आपका लीज एग्रीमेंट इकट्ठा है, आपका यूटिलिटी बिल्स वगैरह इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना उनको आप शेयर कर रहे हैं, आप उनको आपस में शेयर कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग टू अदर पीपल। अच्छा, अगर आप सोशल देखा जाए तो जहां पे भी आप सोशल गैदरिंग करते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप इकट्ठे ही हैं, उनको तस्वीरों के जरिए दिखाया जा सकता है। आप कहीं ट्रिप पे गए हैं, उनको तस्वीरों के जरिए भी दिखाया जा सकता है। कंटिन्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप का मतलब यह है कि आप परमानेंटली एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रहे, टेम्पररी रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑफशोर वीजा किया हुआ है तो टेम्पररी ऑब्वियसली आप इकट्ठे नहीं रह पा रहे, आप दूसरे दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, तो ये परमानेंटली नहीं होना चाहिए, टेम्पररी इट्स फाइन आप कर सकते हैं। जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप के आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं है। एक्सक्लूडिंग टू अदर का मतलब यहां पे ये आता है कि आपका जेन्युइन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ। ये कुछ जनरल व्यू है और ओवरव्यू है पार्टनर वीजा के हवाले से, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन ही कर सकता है एज अ स्पॉन्सर, और एप्लीकेंट की मैंने जैसे बात की डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है। तो आपका अगर सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.